सिर्फ इसलिए कि पत्नी ने नाश्ते में मीट बनाया था। ईथन तुरंत समझ गया कि उसके सामने खड़ी ये औरत उसकी असली पत्नी नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी को उसका मीट खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि जो पत्नी उसे कभी सीधे मुंह जवाब नहीं देती थी, वो आज मुस्कुरा रही थी। ईथन को दाल में कुछ काला लगा तो वो तुरंत बेडरूम में चेक करने गया, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिला। जब उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, तभी अचानक बाथरूम से आवाज आई। चिल्लाने के उस अंदाज से उसे समझ आ गया कि ये वाली ही असली सोफी है। ईथन ने बिना कुछ कहे फौरन अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे वहां ले गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो नकली सोफी और मेज पर रखा नाश्ता सब कुछ गायब हो चुका था। सोफी को लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। वो गुस्से में वहां से जाने लगी। ईथन ने उसे रोका और समझाने की कोशिश की कि वो उसे एक और मौका दे। फिर वो अकेले कमरे में जाकर ढूंढने लगा। शुरू में तो वहां कोई नहीं था, पर जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, बाथरूम से फिर आवाज आई। उसने बहुत ही सावधानी से बाथरूम का दरवाजा खोला। ईथन पूरे हक के साथ सोफी की तरफ बढ़ा और बोला, तुम बाथरूम में थी, मैं तुम्हारे लिए तौलिया लेकर आया हूँ। ईथन के गंभीर चेहरे को देखकर सोफी को भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, पर दरवाजा खोलने पर भी उन्हें कुछ अजीब नहीं दिखा। हालांकि जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया और पीछे मुड़ी तो उसने एक हैरान कर देने वाला नजारा देखा। जो पति अभी बाहर खड़ा था, वो अचानक लिविंग रूम में था। वो वहां कसरत कर रहा था और मुड़कर उसे प्यार से नमस्ते कह रहा था। उसकी आवाज और शक्ल बिल्कुल उसके पति ईथन जैसी ही थी। ये सब देखकर दोनों बुरी तरह डर गए। उन्होंने तुरंत अपना सामान बांधा और वहां से निकलने लगे। रास्ते में सोफी को अचानक एक बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि पिछली रात उसने जिसके साथ वक्त बिताया था वो ये वाला पति नहीं था, पर उसे वो एहसास बहुत अच्छा लगा था। इसलिए उसने ईथन को वापस चलकर सब कुछ पता लगाने के लिए मना लिया। असल में कुछ दिन पहले ईथन की एक गलती की वजह से सोफी और उसके रिश्ते में खटास आ गई थी। इस दूरी को मिटाने के लिए वो एक काउंसलर के पास गए थे। अजीब बात यह थी कि उस काउंसलर ने उन्हें इस हॉलिडे होम में जाने की सलाह दी। उसने कहा कि जो भी जोड़ा यहाँ आता है वो वापस जाते समय बहुत खुश रहता है, इसलिए वो दोनों तुरंत वहाँ चले आए। एक नई जगह पर आने की वजह से उनके बीच का तनाव थोड़ा कम हुआ। सोफी चुपके से लाया हुआ थोड़ा नशा बाहर निकाल लाई और ईथन ने भी खास वाइन निकाली। खाना पीना होने के बाद ईथन अंदर सफाई करने लगा और सोफी बोर होकर अकेले गेस्ट हाउस देखने चली गई। तभी उसने देखा कि उसका पति भी उसके पीछे पीछे आ गया है। सोफी का मूड अच्छा था तो वो उसे बिस्तर पर ले गई और दोनों करीब आ गए। इसके बाद सोफी ने वही गेस्ट हाउस में सोने का सोचा और अपना सामान लेने मुख्य मकान में आ गई। तभी उसे देखा कि जो पति अभी गेस्ट हाउस में था वो तो यहाँ सोफे पर सो रहा है। जब उसने ईथन को जगाकर पूछा तो उसने कहा कि वो तो कमरे से बाहर निकला ही नहीं। क्या हमने अभी रोमांस किया था? क्या ये कोई मजाक है? मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। क्या तुम्हें पता है अभी हमारे बीच सब कितना अच्छा चल रहा था? मुझे नहीं पता तुम इसे क्यों बिगाड़ रहे हो। मैं इसे बिगाड़ना नहीं चाहता। अच्छा होगा कि हम सो जाएं। कोई बात नहीं, वो सब बहुत अच्छा था। तुम बहुत अच्छे हो। तुम सच में बेवकूफ हो। गुड नाइट। बेचारा ईथन घबराकर गेस्ट हाउस देखने गया पर वहाँ कोई नहीं मिला। उसे लगा कि शायद सोफी ने ज्यादा पी ली है और उसे वहम हो रहा है, इसलिए वो वही सोफे पर सो गया। लेकिन अगली सुबह रसोई से आ रही आवाजों से उसकी नींद खुली। अजीब बात यह थी कि जो पत्नी कल उससे इतना झगड़ रही थी वो आज जैसे कुछ हुआ ही न हो वैसे खुशी खुशी नाश्ता बना रही थी। और फिर वही सब हुआ जो शुरू में दिखाया गया था। सोफी उस अजनबी के साथ बिताए वक्त को भूल नहीं पा रही थी, इसलिए वो वापस आना चाहती थी। ईथन बेमन से मान गया, मगर कल रात सोफी ने जो बातें कही थी वो ईथन के मन में कांटों की तरह चुभ रही थी। उस अजीब से हॉलिडे होम में वापस आने के बाद दोनों ने कुछ नियम तय किए, क्योंकि गेस्ट हाउस में अकेले जाने पर ही दूसरे का हमशक्ल सामने आता था। ईथन ने 3 शर्तें रखी। पहली ये कि अंदर 15 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना है। दूसरी ये कि अंदर वाले हमशक्ल के साथ कोई नजदीकी नहीं बढ़ानी है और अगर किसी का भी मन बदल जाए तो तुरंत वहां से चले जाएंगे। सोफी ने भी एक शर्त रखी कि ईथन चोरी छिपे उस पर नजर नहीं रखेगा। फिर सोफी बेताब होकर गेस्ट हाउस में चली गई। वहाँ जो आदमी था उसकी आवाज और चेहरा बिल्कुल ईथन जैसा था, बस उसने चश्मा नहीं पहना था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और वो ईथन से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसका स्वभाव भी ईथन जैसा उबाऊ नहीं था, बल्कि वो मजाकिया और टैलेंटेड था। वो सोफी के सपनों के राजकुमार जैसा था। वो दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे और कब 20 मिनट बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। बाहर इंतजार कर रहा ईथन अब परेशान होने लगा था। उसने अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब तक कोई अंदर हो दरवाजा बाहर से नहीं खुलता था। उसने खिड़की से अंदर झांका और जो देखा उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसकी पत्नी एक दूसरे मर्द से मसाज करवा रही थी। तभी सोफी ने भी उसे झांकते हुए देख लिया। पहली बार में ही दोनों के बीच झगड़ा हो गया, क्योंकि दोनों ने ही शर्तें तोड़ी थी। अब ईथन की बारी थी अंदर जाने की। अंदर जाते ही गायब हुआ मीट फिर से सामने आ गया। सोफी की हमशक्ल भी वहां आ गई। फर्क बस इतना था कि उसने अपने बाल कान के पीछे किए हुए थे, जिससे वो और भी खूबसूरत लग रही थी। उसका स्वभाव असली सोफी से बिल्कुल अलग था। वो बहुत ही नरम और हमेशा मुस्कुराने वाली थी। फिर भी ईथन को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस कुछ ही मिनटों में बाहर आ गया, क्योंकि वो अपनी असली पत्नी से प्यार करता था, भले ही उसमें कितनी भी कमियां हो। लेकिन रात को खाने पर सोफी बार बार उस हमशक्ल पति की तारीफ कर रही थी। उसने ईथन के बाल भी बिगाड़ दिए ताकि वो भी उस जैसा दिखे। इससे ईथन को बहुत बुरा लगा। इसलिए जब सोफी सो रही थी तो वो चुपके से उठा और गेस्ट हाउस में अपना फोन छिपा आया ताकि वो सुन सके कि सोफी और वो हमशक्ल क्या बातें करते हैं। अगले दिन वो बाहर छिपकर इंतजार करने लगा। जैसे ही सोफी खुशी खुशी बाहर निकली, ईथन दबे पाव अंदर गया। लेकिन जैसे ही उसने फोन ढूंढा उसे पता चला कि जो फोन उसने टोकरी में रखा था वो वहां से गायब था। तभी दूसरी सोफी मुस्कुराती हुई वहां आ गई। ईथन ने अनजान बनने का नाटक किया, पर अगले ही पल उसके होश उड़ गए। ईथन फौरन बाहर भागा और अपना फोन चेक किया, लेकिन उसमें शोर के अलावा कुछ नहीं था। आने वाले दिनों में सोफी रोज गेस्ट हाउस जाने लगी और उसके चेहरे की मुस्कान बढ़ती ही जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो हमशक्ल ही उसका सब कुछ है। डेविड अब शहर छोड़कर पूरी दुनिया में मेडिकल कैंप लगाने जा रहा था। ये उसका हमेशा से
सपना था। हालांकि उसकी माँ चाहती थी कि वो इसी छोटे से शहर में रहे। शायद राहुल वाले उस हादसे की वजह से ही डेविड ने तय कर लिया था कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। पर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि प्रशासन ने उस जंगल की सफाई शुरू कर दी है। तभी डेविड की मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त सारा से हुई, जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। वे दोनों खुशी खुशी बचपन की बातें करने लगे। डेविड ने उसे अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाई और मजाक मजाक में कह दिया कि बचपन में उसे सारा पर क्रश हुआ करता था। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। डेविड को इतना कामयाब देख सारा खुद को रोक नहीं पाई और उसने उसे चूम लिया। लेकिन अगले ही पल वे दोनों झटके से अलग हो गए। सारा को अचानक याद आया कि उसकी तो सगाई हो चुकी है और वो जल्द ही शादी करने वाली है। पर माहौल ऐसा बन चुका था कि उन दोनों ने एक आखिरी बार साथ वक्त बिताने का फैसला किया। शायद वे फिर कभी न मिले। हमें ये सब पुरानी बातें समझकर पीछे छोड़ देना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। साइलेंस 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 साइलेंस। डेविड उस डॉक्टर से भी मिला जिन्होंने उसे डॉक्टर बनने की प्रेरणा दी थी। वे अब काफी बूढ़े हो चुके थे और रिटायर होने वाले थे। उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो क्लिनिक बंद कर दे या किसी दूसरे डॉक्टर को काम सौंप दे। पर आजकल कोई भी जवान लड़का इस दूर दराज के छोटे से शहर में नहीं रुकना चाहता था। लेकिन वे क्लिनिक बंद नहीं करना चाहते थे क्योंकि इसका मतलब होता कि शहर में कोई डॉक्टर ही नहीं बचेगा। डेविड ने इस बारे में कोई बात नहीं की क्योंकि वो तो खुद यहाँ से भागना चाहता था। कुछ दिनों बाद डेविड की मुलाकात राहुल के पिता से हुई। उनके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे। जब से सालों पहले राहुल क्रिसमस की रात को गायब हुआ था, उनके घर में कभी क्रिसमस नहीं मनाया गया। तभी लकड़ियों से भरी गाड़ियों ने डेविड का ध्यान खींचा। उसे राहुल के पिता से पता चला कि आजकल शहर के पास वाले जंगल की सफाई चल रही है। डेविड समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत उस पुरानी जगह पहुंचा। उसका डर सही था, सफाई का काम वहां तक पहुंच चुका था। जल्द ही राहुल की लाश सबके सामने आने वाली थी। हालांकि इस बात को सालों बीत चुके थे, पर डेविड को डर था कि कहीं उसका राज खुल न जाए। इसलिए वो कुछ औजार लेकर आधी रात को चुपके से उस जगह पर पहुंचा। वहां पत्थरों के बीच वो नीली जैकेट साफ दिखाई दे रही थी। डेविड ने फावड़े से उसे बाहर निकालने की कोशिश की, पर सालों की धूप और बारिश की वजह से जैकेट बहुत गल चुकी थी और छूते ही फट रही थी। तभी उसे दूर से किसी टॉर्च की रोशनी आती दिखी। कोई वहां आ रहा था। डेविड हार मानकर वहां से चुपचाप निकल गया। कुछ ही समय बाद पूरे शहर के लोगों को एक जगह बुलाया गया। उन्हें राहुल की लाश मिल गई थी। जांच से पता चला कि राहुल के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था और फिर उसे पत्थरों के बीच फेंक दिया गया। इसका मतलब था कि उसका खून हुआ है। उन्हें कपड़ों पर किसी दूसरे इंसान के बाल भी मिले थे। पुलिस ने उसे रिकॉर्ड में डाल दिया था। अब चाहे कितना भी समय लगे, जब भी डीएनए मैच होगा कातिल पकड़ा जाएगा। जब पिता को पता चला कि उनके बेटे का कत्ल हुआ है तो वे बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने मांग की कि शहर के हर इंसान का टेस्ट होना चाहिए। असली कातिल डेविड एक कोने में खड़ा कांप रहा था। सब कुछ बिगड़ता जा रहा था। लेकिन राहुल के पिता की मांग ठुकरा दी गई क्योंकि ये मानवाधिकारों के खिलाफ था और इसमें बहुत वक्त बर्बाद होता। इसके बाद सारा, जो कि राहुल की बहन थी, डेविड के पास आई। वो गर्भवती थी और उसका कहना था कि ये बच्चा डेविड का ही है। मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, तुम क्या कहते हो? मैं चला गया था, पर ये उसकी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे जाने की वजह से हुआ। बेहतर होगा कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। प्यार तो मैं भी तुमसे नहीं करती, पर मैं माँ बनने वाली हूँ। अब हम क्या करेंगे डेविड? डेविड कुछ बोलने को तैयार नहीं था और मानने से मना कर दिया। तब सारा ने उसे धमकी दी कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो कोर्ट से डीएनए टेस्ट की मांग करेगी। डेविड सन्न रह गया। अगर ऐसा हुआ तो ये बात तुरंत खुल जाएगी कि वही असली कातिल है। तभी वो पुराना डॉक्टर भी डेविड के पास आया। सालों पहले डेविड बहुत घबराया हुआ था और बहुत दवाइयां खा रहा था। डॉक्टर को तभी शक हो गया था कि राहुल के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है। इतने सालों तक वे इस राज को दबाकर घुटते रहे। वे चाहते थे कि डेविड खुद सच बोल दे। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने एक चिट्ठी भी लिख दी थी जो कल सरकारी वकील को मिलने वाली थी। रात के खाने पर डेविड बिल्कुल चुप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पर अजीब बात यह थी कि उसकी माँ भी उसी की तरह बहुत परेशान लग रही थी। रात को डेविड ने एक फैसला किया। वो अकेले उस डॉक्टर के पास पहुंचा। क्या बात है? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो चिट्ठी भेज दी गई है? अगर नहीं तो मैं आपका क्लिनिक संभालना चाहता हूँ। 3 साल बाद डेविड उस शहर का इकलौता डॉक्टर बन गया और उसने सारा से शादी कर ली। उनका बच्चा भी हो गया। एक दिन उसकी मुलाकात एक खास मरीज से हुई जो कभी उसकी माँ का मालिक था। राहुल के कत्ल के वक्त उसी पर शक किया गया था। वो अब रिटायर हो चुका था और आज रात वो शहर छोड़कर जा रहा था। बातों बातों में डेविड को पता चला कि वह और उसकी माँ एक दूसरे से प्यार करते थे, पर बच्चों की खातिर उसकी माँ ने कभी उससे शादी नहीं की। फिर उस आदमी ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर डेविड को दिया और जाते जाते सिर्फ एक बात कही, डेविड ने लिफाफा खोला तो उसके अंदर वही घड़ी थी जो लाश छिपाते वक्त उससे गिर गई थी। रात को जब वो आदमी जाने लगा तो डेविड की माँ उसे विदा करने आई। यानी माँ को पहले से ही पता था कि उसके बेटे ने क्या किया है। अगले साल फिर क्रिसमस आया। डेविड ने हमेशा की तरह अपने नशे में धुत ससुर को घर पहुंचाया। जब से बेटी की शादी हुई है, हर क्रिसमस को यानी राहुल की बरसी पर वे इतना पी लेते हैं कि सुध बुध खो देते हैं। शायद उन्हें भी कुछ पता है। क्रिसमस की रात पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ बैठा था। डेविड घर के मुखिया की कुर्सी पर बैठा था। कभी सारा उसे रोकना चाहती थी, कभी डॉक्टर उसे रोकना चाहते थे और माँ भी चाहती थी कि वो यही रुक जाए। अब डेविड को अपनी पूरी जिंदगी उसे गलती का कर्ज उतारने में बितानी थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।